नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, कृषि बिल पर संसद में हुए हंगामे की, बताएंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में कहां फंसा है पेच, जानेंगे कि बंगाल में बीजेपी की क्यों बढ़ रही हैं मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, केंद्र सरकार से की अपील, जल्द निकाला जाए कोई हल। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। बिहार में हम नेता जीतन राम मांझी ने बढ़ाया सीएम नीतीश कुमार पर दबाव, एक मंत्री पद और एमएलसी की एक सीट पर किया दावा, कहा एक और मंत्री पद की हमारी मांग पुरानी। तृणमूल के विधायक दीपक हल्दर भी बीजेपी में शामिल, 1.5 महीने में 11 टीएमसी विधायक ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से विधायक हैं दीपक हल्दर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं के नाम का किया ऐलान, भारतीय विकेटकीपर, बल्लेबाज ऋषभ पंत और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को दिया जाएगा ये अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया में पंत को लेकर उनकी शानदार बल्लेबाजी का मिला इनाम। और लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1197 अंकों की तेजी के साथ 49,798 पर और निफ्टी 367 अंकों की तेजी के साथ 14,648 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून पर अन्नदाताओं के साथ बातचीत को सरकार तैयार है। अन्नदाता भी बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। सरकार की ओर से बातचीत का कोई नया प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है। लेकिन दिल्ली के जिन 3 बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां मुश्किलें बढ़ाने में जरूर लगी है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जैसे ये राज्य नहीं देश की सरहद हो। कई किसानों को पुलिस ने पकड़ भी लिया, जिसके बाद किसान बेहद गुस्से में है। उन्होंने सरकार से कहा है कि अब तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारे लोगों को छोड़ा नहीं जाता। तो क्या कहा है अन्नदाताओं ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं में इन दिनों जहां नजर डालो किसान ही किसान दिखाई देता है। किसान मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय दिल्ली के बॉर्डरों को बंद करती जा रही है। बॉर्डर पर इतने सख्त अवरोध खड़े कर दिए हैं जैसे ये राज्य की नहीं देश के बॉर्डर हों। ये तैयारी किसानों को डराने के लिए है या सरकार खुद ही किसानों से डर रही है? क्योंकि लगभग 2 हफ्तों से सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है जिस पर अन्नदाता बातचीत शुरू कर सकें। विपक्ष भी लगातार अन्नदाताओं के हक में आवाज उठा रहा है। आज शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने पहले दिन से ही कृषि कानूनों का विरोध किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुझे विशेष तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन में भेजा है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ खड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में अन्नदाताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि अन्नदाता उनसे एक फोन कॉल दूर हैं। अन्नदाताओं को जो ऑफर दिया गया वो अब भी लागू है और अन्नदाता चर्चा कर सकते हैं, जिसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वो नंबर बताएं, हम तुरंत फोन लगाते हैं। सरकार सोचती है कि ये आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो ये सरकार की भूल है। सरकार ने यदि बिल वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन अक्टूबर तक ऐसे ही चलता रहेगा और अक्टूबर के बाद हम अगली तारीख का ऐलान करेंगे। अन्नदाताओं ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान भी किया है। अब देखना होगा कि सरकार के साथ किसानों की बातचीत कब शुरू होती है और कृषि बिल पर क्या फैसला होता है। अन्नदाताओं का आंदोलन तेजी से फैलता जा रहा है और विपक्ष को भी इसका साथ मिल रहा है। इसका नजारा आज संसद में दिखाई दिया। बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या हुआ आज संसद में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अलग अलग समय पर चल रही है। सुबह राज्यसभा की बैठक हुई तो शाम को लोकसभा की बैठक हुई जरूर, लेकिन काम नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष कृषि बिल पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ गया और सुबह जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग की।
जिसकी वजह से उच्च सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाम सदस्य ई करीम और विनय विश्वम सहित कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं। इस नियम के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित करके जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। राज्यसभा की कार्रवाई समाप्त हुई तो उसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में सदस्य बदल गए लेकिन नजारा नहीं बदला। लोकसभा में भी विपक्ष के सदस्यों ने कृषि बिल पर तुरंत चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस ने स्पीकर को प्रस्ताव भी दे दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई भी लगातार स्थगित होती रही। संसद में हंगामा मचा हुआ है तो हंगामा बिहार में भी मचा हुआ है। नीतीश कुमार को सीएम बने 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश इसके पीछे कारण बता रहे हैं बीजेपी को, जो अपने कोटे के मंत्रियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। बीजेपी में भी रार मची हुई है, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले जिन नामों को तय किया गया था उन पर सुशील मोदी ने आपत्ति जता दी और अब खबर आ रही है कि सुशील मोदी की पसंद के कई नामों पर सहमति बनी है। ऐसे में कब तक हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सूबे में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी खुद को जेडीयू से बड़ा भाई तो बता रही है, लेकिन ये ओहदा उसके लिए किसी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपना कद जितना बढ़ाती जा रही है उतनी ही नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं ख्वाहिशों ने बिहार में अब तक कैबिनेट का विस्तार रोका हुआ है। नीतीश कुमार द्वारा गेंद बीजेपी के पाले में डालने के बाद अब तक उसने नेताओं के नाम सामने नहीं रखे हैं, मगर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की सूची पर मुहर लग चुकी है। दरअसल नई दिल्ली में बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बिहार में प्रस्तावित नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई नामों पर चर्चा की गई है। बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में पहले की तरह ही सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का खासा ध्यान रखना चाहती है। इसको लेकर ही अलग अलग नामों पर चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि जिन नामों पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चर्चा की है उनमें से कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मंत्री बनने की रेस में पार्टी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन, संजय सिंह, राणा रणधीर सिंह, नीरज कुमार बबलू, पटना के बांकीपुर से बीजेपी के विधायक नितिन नवीन, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, पटना की दीघा सीट से विधायक संजीव चौरसिया के अलावा प्रमोद कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, भागीरथी देवी, एमएलसी सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा का भी नाम है। ये जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो बीजेपी की मुश्किल को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिन नामों को शीर्ष आलाकमान को सुझाया गया है उनमें से कुछ नामों पर जेडीयू को आपत्ति है। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार अब जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में रार को बढ़ा सकता है। बीजेपी के कारण मंत्रिमंडल में पेच फंसा हुआ है, जिससे नीतीश तो परेशान हैं ही, साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी परेशान हैं। बीजेपी नेताओं की परेशानी सिर्फ बिहार में नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता भी पार्टी नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल उठा है टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर। अब बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता पार्टी से पूछ रहे हैं कि जिन लोगों से वो लगातार लड़ते रहे हैं उनके पक्ष में प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनमें से अधिकांश को बीजेपी विधानसभा के लिए टिकट भी दे सकती है। अब ऐसे में क्या है बीजेपी की परेशानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। बीजेपी को सत्ता पाने की लालसा इस कदर है कि वो दूसरी पार्टियों के खिलाफ साम दाम दंड भेद की रणनीति भी अपनाती है। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं को कमल थमा रही है। इतना ही नहीं, वो ममता के बागी नेताओं को सुरक्षा भी दे रही है। पिछले हफ्ते टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। वहीं देश भर में यात्रा के दौरान उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी टीएमसी से आने वाले नेताओं पर बंगाल बीजेपी के नेता तो मेहरबान हैं ही, वहीं केंद्र सरकार भी उन पर मेहरबानी दिखा रही है। ये सब उनके ममता को दिखाए गए बागी तेवर की वजह से है। दरअसल विधायक पद त्यागने के बाद राजीव ने कहा था कि मैंने आज विधायक पद छोड़ दिया, मैं अभी भी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैं अभी तक मानसिक रूप से कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मानना है कि लोगों के लिए अच्छा करना गतिशील लोकतंत्र में पार्टी की संबद्धता आवश्यक है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत
सम्मान और सौभाग्य की बात है। इस अवसर को पाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। राजीव बनर्जी के इसी तेवर के बाद से बीजेपी काफी खुश है और वो टीएमसी के बागियों को अपना बनाकर सूबे में अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, लेकिन इससे बीजेपी में बगावत का दौर भी आ सकता है। पहले ही शुभेंदु अधिकारी की एंट्री से कई नेता मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजीव बनर्जी को सुरक्षा देने पर सियासत क्या मोड़ लेती है। बीजेपी से उनकी पार्टी के नेता ही परेशान हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार के फैसले से आम लोग भी परेशान हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद ने ही सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है बीजेपी सांसद ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच कल केंद्र सरकार ने बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन बजट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों पर नेपाल और श्रीलंका से भारत की तुलना करते हुए केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने रामायण के चरित्रों की जन्मस्थली का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए, सीता के नेपाल में पेट्रोल की कीमत 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए है। आपको बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। कल पेश हुए बजट में भी पेट्रोल और डीजल पर कृषि शेष लगाते हुए 4 रुपए और 2.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पिछले हफ्ते बुधवार को फ्यूल रेट में 20 से 25 पैसे तक का इजाफा हुआ था। साथ ही राजस्थान में तो पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई थी, जिसके चलते पूरा देश इन लगातार बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। कल पेश हुए बजट के द्वारा भी केंद्र सरकार ने दावा किया कि इस बजट से देश को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महंगा तेल आम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। उधर इंटरनेट भी चाहे जब बंद हो जाता है। देश में कभी भी कोई भी प्रदर्शन होता है, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इससे देश को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जब कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन या कोई हंगामा होता है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यानी अब कुछ जिलों के लोग इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। माना जाता है कि किसी भी प्रदर्शन जैसी परिस्थितियों में अफवाह फैलने से रोकने के लिए सरकार इंटरनेट पर रोक लगा देती है। ऐसे में विश्व में पहली बार इंटरनेट शटडाउन 2011 में मिस्र में किया गया था। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से वहां की सरकार डर गई और करीब 1 हफ्ते तक इंटरनेट बंद कर दिया था। लेकिन मोदी सरकार में ये आम बात हो चुकी है। हालांकि ऐसा पहले कभी कभी देखने को मिलता था। ऐसे ही 26 जनवरी को दिल्ली में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें कि जिस समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था और प्रशासनिक बदलाव किए गए थे, तब कई दिनों तक इंटरनेट बंद किया हुआ था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। देश के कई हिस्सों में कई बार इंटरनेट बंद किया गया है। साल 2019 और 2020 में भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वैश्विक तौर पर भारत और म्यांमार में साल 2020 में सबसे ज्यादा दिनों तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये दूसरा साल है जब भारत में इतने लंबे दिनों तक प्रतिबंध लगाया गया है। इंटरनेट सेवा बंद करने से देश को आर्थिक मोर्चे पर भी काफी नुकसान हुआ है। देश को करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में इतनी बार इंटरनेट बंद किया जा रहा है कि भारत इस मामले में अब सबसे ऊपर आ गया है। आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ सालों में कितनी बार इंटरनेट बैन किया गया है। साल 2020 में दुनिया भर में 21 देशों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया। इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के अनुसार अगर 2020 की बात करें तो 83 बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। वहीं 2019 में 106 बार, 2018 में 134 बार, 2017 में 79 बार, 2016 में 31 बार, 2015 में 15, 2014 में 6, 2013 में 5 और 2012 में 3 बार इंटरनेट बंद किया गया था। अगर राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 251 बार इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं।
जो सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर है, जहां 72 बार इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 29, हरियाणा में 15, पश्चिम बंगाल में 12, महाराष्ट्र और बिहार में 11 बार इंटरनेट बंद किया गया है। अन्य राज्यों में ये संख्या 10 से कम है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीबीएसई की परीक्षाओं की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच शिक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके थे कि इस बार पढ़ाई में जरूर व्यवधान पड़ा, लेकिन छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सेंटर पर जाकर ही देनी होंगी। और आज इन परीक्षाओं की डेट शीट भी आ गई। कब से शुरू हैं परीक्षाएं और किस दिन होगा कौन सा पेपर, देखिए रिपोर्ट। काफी इंतजार के बाद सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के थ्योरी एग्जाम 4 मई 2021 से शुरू होंगे, जिसमें 12वीं कक्षा का पहला एग्जाम 4 मई को इंग्लिश का होगा। साथ ही 10वीं कक्षा का पहला एग्जाम स्थानीय भाषा का होने वाला है। ये परीक्षाएं 11 जून तक होंगी। वहीं 1 मार्च 2021 से 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम संचालित हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी एग्जाम शुरू होने से पहले स्कूलों को उस क्लास की प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट पूरे करने होंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की डेट शीट के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। अब अपडेट सेक्शन में जाकर डेट शीट के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी क्लास सिलेक्ट करें। इतना करने के बाद आप डेट शीट की PDF फाइल के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के अलावा स्टूडेंट्स एग्जाम की डेट शीट केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी डेट शीट डाउनलोड की जा सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन होगा और 15 जुलाई तक रिजल्ट्स घोषित करने की कोशिश की जाएगी। सीबीएसई ने अपने नोटिस में स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स और पेरेंट्स को भी अलर्ट किया है। बोर्ड ने कहा है कि एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर ही जारी होगी। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड अप्रैल में जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।